हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेटर से संबंधित है। तो आज हम आप लोग के सामने फिर एक बार पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बिल्कुल कॉन्सेप्ट और टैगवर्ड के साथ आप लोग के सामने बारी बारी से सी-टेट के एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग को देने का काम किया जा रहा है, ताकि आप सी-टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ, 120 प्लस लाएँ। तो आपको यह वीडियो के माध्यम से ईवीएस में आपको 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखने की कोशिश करें, तब जा कर के आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और आप हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के जुड़ सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ए परियोजना कार्य, बी क्षेत्र भ्रमण, सी जनरल यानी लिखना, डी विचार मानचित्रण, ए बी सी, दूसरा केवल डी, तीसरा ए बी, चौथा ए सभी। इनमें से कौन सा होगा आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा ए बी, यानी ए में परियोजना कार्य, बी में क्षेत्र भ्रमण। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। सी बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और डी में देखेंगे, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। ई आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे इसका कौन सा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें से देखेंगे कि डी और ई में से होगा कि नहीं। इसके बाद हम चलेंगे पीछे। तो डी कह रहा है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ई का कहता है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका ई नहीं होगा। चलिए ऊपर और देखते हैं क्या था। ए में कहता है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही है। बी कहता है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। सी कहता है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, तो जी नहीं, बीज बोने से पहले गहरी जुताई नहीं की जाती है, हल्का हल्का खोदने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका ई भी आंसर नहीं होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा दूसरा, ए बी डी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 63 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न को, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? नेगेटिव प्रश्न चुनना है। तो आप लोग पहला देखेंगे पूर्वानुमान, दूसरा निर्धारण, तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा अवलोकन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करें, ताकि आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़े, सी-टेट में आप जा करके अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और यह वीडियो को लास्ट तक देखें। आप बीच में थोड़ा बहुत 2-4 प्रश्न देखते हैं और छोड़ देते हैं, इस वजह से आपको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि टैग वर्ड्स और कॉन्सेप्ट के साथ यह ईवीएस प्रश्न बताए जा रहे हैं आंसर के साथ, इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। तो चलिए इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्धारण। निर्धारण इसमें नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा जा रहा है। पूर्वानुमान होगा, निष्कर्ष निकालना होगा और अवलोकन भी। तो आपको ये तीनों हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव है निर्धारण। तो पूर्वानुमान और निष्कर्ष निकालना और अवलोकन ये तीनों हो जाएगा। जैसे इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से अवलोकन करते हैं। इन अवलोकन से वो लोग अनुभव से जुड़ते हैं
और अनुभव के माध्यम से अपने अपने तर्क देते हैं। बच्चे अपने अपने स्तर से तर्क देने का काम करते हैं और उसी तर्क से अवलोकन और पूर्वानुमान निष्कर्ष निकालना एक कौशल को इसमें बढ़ावा देने का काम होता है। तो इसलिए आपका तीनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला सी डी, दूसरा ए डी, तीसरा ए सी और चौथा बी सी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं। ए में कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही है। अब मान के चलिए कि यहाँ से हम ट्रेन से गए और ट्रेन से जाने के बाद वहाँ हमको बस पकड़ना पड़े कहीं जाने के लिए, फिर हमको ऑटो पकड़ना पड़े या फिर रिक्शा पकड़ना पड़े। जहाँ पर कहीं जाने के लिए पूर्ण रूप से बस की सुविधा ना हो तो आपको ऑटो ही पकड़ना पड़ेगा। ऑटो की सुविधा ना होगा तो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से यात्रा करने का लागत होते हैं। बी कहता है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। जी नहीं, आपका बी गलत हो जाएगा। सी कहता है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि टिकट चाहिए, बिना टिकट के आप नहीं जा सकते। डी कहता है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो ये आपका भी नहीं होगा, आपको दो होगा, ए और सी। तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है 65 नंबर प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ए, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। दूसरा, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। तीसरा, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। चौथा, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, अधिकतम पौधे के नाम लिखना। चौथा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। चलिए आगे देखते हैं। सड़सठ नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? पहला, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना।
दूसरा आकलन में सफलता प्राप्त करना, तीसरा विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना, चौथा सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक और जोड़ने की बात कहा जा रहा है, तो ये सब टैग वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। आपका क्वेश्चन भी कह रहा है कि कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका चौथा ही है, क्योंकि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़ने की बात कहा जा रहा है। बाकी में आपको इस तरह से नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चौथा है। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। पहला साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा गणनाएं, तीसरा माप के अनुसार चित्रण करना, चौथा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल का बढ़ावा मिलता है, तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। चलिए आगे 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। आप देख सकते हैं नेगेटिव है। तो पहला कह रहा है ए में मूर्त से अमूर्त, बी कह रहा है सरल से कठिन, सी कह रहा है स्थानीय से वैश्विक और डी कह रहा है अमूर्त से मूर्त। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा डी, अमूर्त से मूर्त, केवल डी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अमूर्त से मूर्त। अमूर्त एक निराकार रूप होता है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, बिल्कुल निराकार होता है, कोई आकार नहीं होता है। तो बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे सीखते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा अमूर्त से मूर्त। और बच्चे सरल से कठिन की ओर सीखने का काम करते हैं, बच्चे स्थानीय से वैश्विक की ओर सीखने का काम करते हैं, लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर सीखने का काम नहीं करते हैं। आप लोग मूर्त और अमूर्त में अंतर समझ लें थोड़ा सा। मूर्त का मतलब होता है साक्षात, यानी जिसको हम मूर्ति को सामने देखते हैं वही मूर्त रूप होता है। अमूर्त रूप वो होता है जो बिल्कुल निराकार हो, कोई उसका आकार नहीं हो, ना मूर्ति हो, ना किसी तरह से कोई फिगर हो, वही अमूर्त होता है। तो बच्चों को यही बुक में दर्शाया रहता है कि फिगर के साथ एक तरफ फिगर और दूसरे तरफ लिखा हुआ रहता है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को सिखाया जाता है। एटेनम आपको केवल लिखा हुआ कहानियों को नहीं दर्शाया जाता है ताकि बच्चे पूर्ण रूप से समझ ना सके, इसलिए मूर्त से अमूर्त की ओर यानी फिगर के साथ साथ कहानी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यह नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुति नहीं की है। नहीं वाला प्रश्न है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पहला पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, तीसरा कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, चौथा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो आप लोग आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा सही। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। पहला, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। दूसरा कहता है
अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तीसरा कहता है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। चौथा, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि पहला ऑप्शन देखेंगे, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। दूसरा, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तीसरा, पक्षियों के दो नेत्र यानी आँख होते हैं। चौथा, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इसी वजह से अधिकांश पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, क्योंकि अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इस वजह से घुमाने की कोशिश करते हैं किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला देखेंगे, अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा, प्लास्टिक के थैले में रखना। चौथा, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाना। रीना का कहना है कि आम पसंद है रीना के, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा कहता है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करके रखना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जूस पेर करके और डिब्बे में संचित करके कितने दिन रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना ये भी गलत हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में संचित करना यानी फ्रिज में आप नहीं रख सकते हैं, फिर भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो अचार और आम पापड़ बनाना। अचार आम के क्या करेंगे, अचार लगा देंगे या आम पापड़ बनाने का काम करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, केरल के निकटवर्ती राज्य है। पहला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चौथा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है, आप लोग आंसर करें। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य है। चलिए आगे देख 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा बिहार। तो आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे कौन सा सही आंसर होगा 76 के। तो चलिए 76 के आंसर दूसरा हो जाएगा गोवा। गोवा समुद्र के किनारे बसा भारत का एक बड़ा सुंदर राज्य है। यहाँ यानी गोवा में मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना। और वहाँ के लोग
नारियल के तेल में पकी मछलियाँ जो होते हैं वो बड़ा चाव से खाने का काम करते हैं, यानी वहाँ नारियल के तेल में बनी मछलियाँ को बहुत खाने के लिए पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांते को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। पहला में दीमक, दूसरा गिलहरी, तीसरा छिपकली और चौथा चूहा। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा गिलहरी। 77 के क्या होगा, गिलहरी आंसर हो जाएगा। गिलहरी के अग्र भाग जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, इसीलिए गिलहरी जो है सो किसी भी चीज़ को काटते या कुतरते रहते हैं ताकि उनका दांत घिसता रहे और बड़ा ना हो सके, इस वजह से वो काटते या कुतरते रहता है गिलहरी। देहाती भाषा में उसको रूखी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे हम लोग किताबी लैंग्वेज या ऐसे गिलहरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा पहला केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, दूसरा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, तीसरा बंजर हो जाएगी, चौथा अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। किसान खेतों में अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, इससे किसानों के खेत बंजर हो जाएंगे, कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे 79 नंबर कहता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक ए में कहता है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी कहता है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी कहता है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी कहता है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? पहला ए बी डी, दूसरा बी सी डी, तीसरा ए बी, चौथा ए बी सी। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो पहला ए में कहता है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी कहता है, ये तो आपका सही है, बी कहता है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी कहता है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी कहता है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। इसके बाद आगे देखते हैं, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल सही है। आपका डी गलत है, इसलिए ए बी सी आंसर हो जाएगा, यानी चौथा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 80 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति 80 नंबर प्रश्न कैलकुलेशन पर आधारित है। तो आप लोग को कैलकुलेशन से आधारित जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे ईवीएस से सबको इकट्ठा करके एक बार मैं बताने की हर संभव प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते हैं कि नहीं इसको होना चाहिए, न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनना चाहिए, तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको बना करके आप लोग को पास देने की हर संभव प्रयास करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बोलेंगे, इसके बाद हम इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले 1 में कहता है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दूसरा है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तीसरा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, चौथा है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आप लोग आंसर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक छोटी मोटी नक्शा जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से तो है नहीं, लेकिन हम इसी में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ लें और अपने अपने नक्शा में देख लेंगे, भारत के नक्शा में है कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। आप लोग नक्शे के माध्यम से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, तो नई दिल्ली कहाँ है, यहाँ पर है, नई दिल्ली यहाँ पर है। तो नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति क्या करता है, पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाता है। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, बीच में है, मध्य प्रदेश कहाँ है, बीच में है। इसके बाद कह रहा है कि मध्य प्रदेश जाने के बाद फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। तो उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले क्या होगा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड कहाँ है, रांची, तो झारखंड यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले वो मध्य प्रदेश यानी भोपाल जा रहा है, कहाँ से, दिल्ली से। तो दिल्ली से कहाँ जाएगा, तो ऊपर होता है उत्तर। आप नक्शा में देखेंगे, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर में होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली क्या हो जाएगा, उत्तर में, उत्तर से कहाँ जाएगा, नीचे यानी दक्षिण की तरफ यानी मध्य प्रदेश। इसके बाद दक्षिण से कहाँ जाएगा, पूरब यानी झारखंड में। दिल्ली से कहाँ गया, दक्षिण गया और दक्षिण से पूरब। तो आपका कौन सा आंसर होगा, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, क्योंकि दिल्ली से कहाँ चला, दक्षिण, इसके बाद फिर पूर्व दिशा में, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो ये दक्षिण दिशा फिर पूर्व दिशा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरिया, कछुआ, सांप। पहला में ए अंडे देते हैं, दूसरा ए जहरीले होते हैं, तीसरा ए भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, चौथा इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि छिपकली, गौरिया, कछुआ और सांप, ये जितने भी है छिपकली, गौरिया, कछुआ, सांप, ये अंडे देने का काम करते हैं। छिपकली भी अंडा देता है और गौरिया भी, कछुआ भी और सांप भी, ये सब अंडे देने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानी और कविता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला कक्षा की विविधता की पूर्ति, दूसरा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, तीसरा कहता है पाठों का आनंददायक बनाना, चौथा भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को भावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। पहला, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, दूसरा उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तीसरा यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, चौथा जल संरक्षण पर
पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। पहला देखेंगे, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। दूसरा, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहना। तीसरा कहता है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। कहता है तीसरा कहता है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना। आनंद भी ये जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। चौथा कहता है सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासन जो भी है वो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। पहला, स्मरण करना। दूसरा, प्रश्न पूछना। तीसरा, न्याय और समानता के प्रति चिंता। चौथा, सहयोग। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा 86 के। तो चलिए 86 के पहला आंसर हो जाएगा स्मरण रखना या करना। चलिए आगे देखेंगे 87 नंबर प्रश्न। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह पौधा है पहला पालक, दूसरा नारियल, तीसरा बंद गोभी, चौथा सरसों। आप लोग इसको आंसर करेंगे कमेंट में। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा सरसों। सरसों जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसका सरसों के पत्ते को हम सब्जी के भी प्रयोग में लाते हैं और इसके बीज से तेल भी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कांसा यानी ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक कहता है यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है। बी, इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी, आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। डी, ब्राज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत यानी टिकाऊ होती है। इनमें सही कथन कौन सा है। पहला ए डी, दूसरा बी सी, तीसरा ए बी सी, चौथा बी सी डी। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा बी सी। यहाँ कह रहा है बी और सी दोनों आंसर सही होगा। इससे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी कहता है आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 89 प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। पहला चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, दूसरा हैजा, डेंगू, मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चौथा चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा।
तो चलिए आपको तीसरा आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया जो है मच्छरों से फैलने वाला रोग है। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न कहता है किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेमी इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितना होगा। पहला 1.067 किमी, दूसरा 2.01 किमी, तीसरा 11 किमी यानी 11 किमी, चौथा 10 किमी यानी 10 किमी। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केल 1 सेमी इक्वल टू इतना मीटर, यानी 1 सेमी में कितना है 110 है। तो दो शहरों के बीच की दूरी कितने है 9.7 सेमी मापी जाती है, यानी 9.7 गुने कितना हो जाएगा 110। जितना आएगा वही आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 1.067 किमी, तो यही आंसर होगा। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर करें कि आपका वीडियो कैसा लगा। और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार झूम के शेयर कर दें।